मध्य प्रदेश में हार पर हार और इसके बाद हताशा के निराशा भरे गर्त में गिर रही कांग्रेस उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक साथ कई मोर्चे पर काम चल रहा है। कांग्रेस सबसे पहले पार्टी की गतिविधियों के लिए फंड जुटाने में जुटी है। फंड का फंडा 100 रुपए में मजबूत होगी कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से जुटाया जा रहा फंड। कार्यकर्ताओं से 100 रुपए जमा कराने के निर्देश। ब्लॉक और जिला अध्यक्षकों को फंड जुटाने का जिम्मा। इसके साथ ही कांग्रेस जनाधार बढ़ाने की भी तैयारी में जुट गई है। पिछले 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत पाने में असफल रही प्रदेश कांग्रेस अब अपनी जाति बिरादरी में प्रभाव रखने वाले नेताओं को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश में है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ऐसा मान रही है कि इस तरह के सुझाव पार्टी की बैठकों में आ रहे हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कस रही है। ये सुझाव तो आते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय से लगातार बैठकों में लोग बात करते हैं, अपने सुझाव देते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट भी रहता है मीटिंगों में, लेकिन अभी उसको मूर्त रूप नहीं दिया गया है। जब कोई सर्कुलर अगर हम जिला कांग्रेस या ब्लॉक कांग्रेस को भेजेंगे तब वो लागू होगा। अभी राष्ट्रीय प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी सबके सुझाव लेकर उस पर मंथन करेंगे और उसके बाद ही कोई नियम बनेगा। कोई भी राजनीतिक दल निश्चित रूप से मजबूत लोगों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। अच्छे लोग अगर सामाजिक दृष्टिकोण से काम करने वाले जो समाज में काम कर रहे हैं, अगर अच्छे लोग कांग्रेस से जुड़ते हैं तो ये कांग्रेस का सौभाग्य है। देखिए, जीतू पटवारी की कांग्रेस को कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस क्यों चंदा देंगी? जो एक दूसरे के टांग खींचते हैं वो मजबूत क्यों करेंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को जीतू पटवारी शुरू पे बाजी कर रहे हैं कि संगठन चल रहा है, लाखों कार्यकर्ता चले गए, किसी की सुध नहीं ली गई। अब इस तरीके की सिर्फ बहानेबाजी करके जीतू पटवारी अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन दशकों तक श्याम चरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जमुना देवी, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लेकिन इनमें से अधिकांश नेता अब नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए। इससे कांग्रेस का पूरा ढांचा चरमरा गया है। कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, दोनों पर आरोप है कि किसी दूसरे नेता को आगे आने नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे उठ खड़ी होती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीए एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। रिकंस्ट्रक्शन एट कांग्रेस। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावों में हार के बाद कांग्रेस की जो स्थिति है उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन, वो भी मजबूती के साथ कांग्रेस को करने की जरूरत है। फिर से उठ खड़े होने की कोशिश में कई स्तर पर कांग्रेस काम कर रही है। तो अब इन गतिविधियों में फंड भी जुड़ गया है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को फंड जुटाने में लगा दिया है। हालांकि चुनावों के समय ये भी खूब चर्चाएं थी कि कांग्रेस के पास फंड की कमी होने के चलते वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नजर नहीं आई। लेकिन अब कांग्रेस हर मोर्चे पर काम करती हुई नजर आ रही है। बैठकें की जा रही है तो बैठकों में कई तरह के सुझाव भी आ रहे हैं जिन पर काम हो रहा है। तो वहीं भाजपा कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कस रही है। तो कांग्रेस के सबसे पहले गर्त में जाने के क्या कारण है और किन रणनीतियों पर काम करने से कांग्रेस मजबूती के साथ उठ खड़ी होगी मध्य प्रदेश में, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। मध्य प्रदेश में रसातल में क्यों पहुंची कांग्रेस? क्या है कांग्रेस का रिकंस्ट्रक्शन का फंडा? कैसा हो सकता है कांग्रेस का नया ढांचा? दिग्गजों को दरकिनार कर कैसे काम कर पाएगी नई टीम? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आपका सबसे पहले करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा से प्रवक्ता राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। केदार जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि रिकंस्ट्रक्शन कांग्रेस जरूरी है करना, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनी हुई है, हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है और नई गतिविधि में फंड
जुटाने की भी कवायद यहाँ पर जुड़ गई है। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी होगी ना कि रसातल में या गर्त में जाने के पीछे क्या कुछ कारण रहे, कहां कमजोर पड़ी, कहां कमियां पाई गई है कांग्रेस में। प्रसीता बहन, हम लोग आपने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, मैं इसमें थोड़ा सा सुधार कर दूं। हम जो है वो जो फाइटिंग टैंक की तरह है, जो दिन भर लड़ने का जो हमारी आजादी से रहा है, जो राफ्टिंग बोट होती है ना, जो लहरों से टकराती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, हम वो राफ्टिंग बोट है। कांग्रेस जो है वो कभी गिरने और डरने वाली नहीं है, पिछड़ने वाली नहीं है। एक दौर है जहां पर एक समय है जहां चल रहा है, पर ये हमारी इतनी ताकत है कि हम लोग ये दौर को पार करके बाहर निकल जाएंगे और हमारा संगठन मजबूती के साथ में काम करेगा। आपकी आज की डिबेट और चर्चा बड़ी अच्छी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी संसाधन है ना, उतने संसाधन में तो आप देश की सबसे छोटी पार्टी को खड़ा कर दो, इनसे अच्छा बड़ा काम वो लोग कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास कोई इलेक्ट्रल फंड टाइप चंदा लेके चंदा लो धंधा लो का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बेसिक अंतर है, वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि आजकल धर्म की पट्टियां अट्टियां जरा दूध में भिगो के बांध दी जाती है ना, तो वो उनको ठंडा ठंडा लगता है। भारतीय जनता पार्टी बिजनेस पॉलिटिक्स करती है, हम लोग सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा व्यवसाय नहीं है पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है व्यवसायिक पॉलिटिक्स है, वो अमीरों के, इसलिए तो इनके यहाँ करोड़ों के महल बनते हैं, ऑफिस बनते हैं, इनके यहाँ पूरा सिस्टम है। वो आपके कारपोरेट से भी अच्छा है इनका जिला कार्यालय, कभी आप मिलिएगा इनके लोगों के यहाँ, बड़ा सिस्टमेटिक है, कारपोरेट से अच्छा है। जहां सोशल जस्टिस की बात होती है, एक पार्टी होती है, लोगों की सेवा के लिए होती है, सब मिलजुल कर एक आवाज उठाने वाला, तो हमारा और इनका एक बेसिक अंतर है। और इनसे हम लोग उस चीज में हम इनके रास्ते पर नहीं आ सकते कि हम राजनीति को धंधा बना ले, ये हमारा काम नहीं। हम लोग लोगों के जीवन का अच्छा पहलू लाने के लिए संघर्षरत, और आज नहीं, शुरुआती दौर से हम समानता लाने वाले लोग हैं, हम हक दिलाने वाले लोग हैं, तो हम उस दौर में चल रहे हैं। अभी ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है, जो भारतीय जनता पार्टी का बिजनेस पॉलिटिक्स वाला, ये लोगों को अब समझ में आने लगा है। अब वो धर्म की बात तो करते हैं, पर पीछे धंधा भी करते हैं। इन्होंने सब जगह अपने प्लांटेड लोग छोड़ रखे हैं, हर जगह इन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है। वो सब आधे से ज्यादा पेड होते हैं। पैसों का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है, वो अब आम जनता को समझ में आ रहा है। कल बजट आया, उसमें किसानों को भी समझ में आ गया, मध्य प्रदेश को भी अच्छा समझ में आ गया, गरीबों को भी समझ में आ गया, तमाम जगह का समझ में आ गया। हमारे लिए चुनौतियां हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पुलिस, पैसा, प्रशासन और उनके संगठन का मेलजोल करके कर रही है, जनता को लूट रही है, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है हम लोगों को खड़े रहने की। तो तमाम जगह हम लोगों को अभी हमारा सब जगह लोग मीटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ किस किस एंगल पे इनसे लड़ना। सिद्धांतिक लड़ाइयां भारतीय जनता पार्टी के साथ बची नहीं है कि आप इनके साथ और भी तरह के जो इनके फार्मूले हैं उनको हम लोगों को डिकोड करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। इनकी जो अलग अलग तरह की सेल है उनको भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आके कांग्रेस को टारगेट कर, सिर्फ कांग्रेस हर जगह टारगेट, हम है ही नहीं पिछले 20 साल से। आज देखा आपने लोकसभा में नोटबंदी की बात की तो वो ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के वो किस तरीके से भन्ना गए। उसके पहले नेहरू जी की बात करके गए, उसमें वो खुद ही ताल ठोक रहे थे। मतलब नेहरू जी की बात की जा सकती है, परंतु नोटबंदी की 2016 की नहीं की जा सकती है। ठीक है, जवाब लेते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, सीधा आरोप आप पर यही लग रहा है कि बिजनेस पॉलिटिक्स करती है, एक एजेंडा सेट करके बीजेपी पॉलिटिक्स करने का काम करती है। देखिए, केदार जी की बात से, केदार जी ने जो कहा कि इतने पैसे और इतने उस पे तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी दल होता तो काम कर लेता है। मैं जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसने 2 सीट से अपना सफर चालू करके आज यहाँ पहुंची। उस समय ना पैसा था ना कुछ, कार्यकर्ता की दम पे आई है। एक समय जो कांग्रेस पूरे देश में थी, आज क्षेत्रीय पार्टी की स्थिति में आ गई है। तो इसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता दोनों दोषी हैं। अगर आप अपने कार्यकर्ता को नहीं समझ पाए तो अब ये एक नया काम चालू कर दिया है कि कार्यकर्ताओं से चंदा लेंगे।
तो ये फंडिंग वाली जो बात है, रिकंस्ट्रक्शन वाली जो बात है, मुझे ध्यान है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय भी ये प्रस्ताव आया था कि जितने लोग टिकट मांगेंगे उन सबसे पैसा लिया जाए। तो ये कांग्रेस की नीति है कि ये पैसे की लिए ही काम करने वाले लोग इनको चाहिए। इन्होंने कभी किसी कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के आधार पर चयन करने की जगह फाइनेंशियल उस पर ही ये बात करते रहे। विधानसभा चुनाव के समय टिकटार्थियों से 3,000 हजार रुपए लेने की बात भी हुई थी, जिसका फिर विरोध भी हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं की दम पर इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन तैयार हुआ है। केदार जी से जब लोकसभा और विधानसभा के पहले भी आपके लोकप्रिय चैनल पर बात होती थी, ये कहते थे हम सब कुछ कर लेंगे, हमारा ऐसा और हम तो 20 सीट जीते। आप जो भी बात कर रहा है ये हवा में कर रहा है, क्योंकि आपका कार्यकर्ता बूथ लेवल तक नहीं है। तो ये चीज इन्हें ध्यान रखनी होगी कि जब आप अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, इनको कार्यकर्ताओं के साथ। अब जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता हो कि पार्टी जाए तेल लेने, तो ऐसे व्यक्ति से आप कैसे अपेक्षा रखते हो कि संगठनात्मक मुंडी मत दिलाइए। केदार जी पूरा वीडियो ऑडियो आप बोल लीजिए, मैं फिर जवाब दूंगा। उन्होंने जीतू पटवारी जी ने कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, आप तो मुझे देखिए। तो ये जिस पार्टी का नेता संगठन के लिए काम करने का इच्छुक नहीं हो, वो संगठन कैसे तैयार होगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, छोटा सा जवाब केदार जी, फिर रमेश जी का रुख करूंगी। ये रोटी मांग मांग के बढ़ने वाले, 1-1 रुपया चंदा करके मांगने वाले आज हम पर प्रश्न उठा रहे हैं। अरे शर्म करिए, हम तो अंग्रेजों के दलाल थे, कार्यकर्ता के लिए मनोबल की बात होती है। आजादी में गद्दारी करने वाले लोग थे, हर जगह कमीशन खाने वाले लोग हो। आप हमको ये मत सलाह दो, संगठन और पार्टी बनती है सबके नेतृत्व में, सबके सहयोग से। तो गवर्नमेंट के कितने मंत्री जेल गए हैं कमीशन खोरी में? कहते तो संविधान धनदान खोरी में कितने मंत्री जेल गए हैं? तकलीफ है। और जीतू पटवारी जी ने कहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा था, जिसके घर गए थे वो संघ और भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, शांत हो जाए दोनों। रमेश जी की प्रतिक्रिया थे कि जो परिस्थितियां तो आप बदल रही है राजनीति में, किसी की सलाह से कोई काम हो पाए। मुझे देखिए, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन फंड पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। जिस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी देखा जाए तो बड़े दिग्गज नेता, मजबूत नेता कांग्रेस में पाए जाते थे। विद्याचरण शुक्ला की बात हो, श्याम चरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सिंधिया परिवार। और अभी जो परिस्थितियां बनी है, इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी जैसे नेताओं के कांग्रेस से जाने के बाद जो बदलाव आया है, वही कारण बन रहा है कांग्रेस की परिस्थितियों का। नहीं, निश्चित रूप से जो आपने कहा है, लेकिन इन सब के अलावा एक बात जो मुझे लगती है कि कांग्रेस में जो समस्या है वो नीतियों की समस्या है और नेतृत्व की समस्या है। जनाधार की समस्या उतनी नहीं है जितनी दिखती है। आप ये देखिए, इन परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसका वोट का प्रतिशत आप देखें वो 30+ है वोट का। इसका मतलब जनाधार कमजोर नहीं हुआ। वो नीतियों की दृष्टि से कांग्रेस में विवाद हो सकता है, नेतृत्व की दृष्टि से विवाद हो सकता है। और कुछ लोग तो ठीक है, उनको जाना था तो चले गए, लेकिन कुछ लोग वाकई नीतियों के कारण दुखी होकर के गए। और मुझे एक नाम उत्तर प्रदेश का और एक नाम मध्य प्रदेश का, जैसे सुरेश पचौरी छात्र जीवन से, किशोर वय से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत कैडर खड़ा किया। अगर सुरेश पचौरी छोड़ करके गए हैं तो इसका मतलब कांग्रेस को कुछ ना कुछ नीति में ही बात है। उत्तर प्रदेश, वो लखनऊ के स्वामी जी जो हैं, वो उनके तो आंसू निकले जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। तो कहीं ना कहीं नीति पर कोई समस्या है और नीति में बहुत बहुत स्पष्ट दिख रहा है। कितनी ऐसी चीजें थी जिसका गांधी जी विरोध करते थे, जिसका नेहरू जी विरोध करते थे, जिसका इंदिरा जी विरोध करती थी, और कांग्रेस अब उसको अडॉप्ट कर रही। छोटी सी बात, जातिगत जनगणना पर इंदिरा जी 1980 तक विरुद्ध थी, लेकिन अब कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जातिगत जनगणना पर लगी है। और ऐसे तमाम चीजें हैं और इस पर अपन चर्चा कर भी चुके हैं। तो कांग्रेस को तो कम से कम अपनी नीतियों पर, उस पर ज्यादा फोकस करना और नेतृत्व पर ज्यादा फोकस करना। बाकी कार्यकर्ता और जनाधार की उसकी, मुझे लग रहा है कि उसकी कमी नहीं है। ये जो अभी उन्होंने निर्णय लिया है, 100 रुपए वाला निर्णय, निश्चित रूप से इससे पार्टी को लाभ होगा। मान करके चलिए कि भाजपा जो कैडर बेस्ड पार्टी है या उसका जो पूर्व स्वरूप जनसंघ है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो उन दिनों 1 रुपया लिया जाता था, आपातकाल में जो सबसे बड़ी ताकत आई
वो 1 रुपया लेने की, मतदाता से 1 रुपया, घर जाकर के दस्तक दे करके 1 रुपया, या मान लीजिए समर्पण निधि एकत्र हुई राम मंदिर की, तो संघ के कार्यकर्ता घर घर गए, वहां से समर्पण निधि ली, उससे जन आंदोलन खड़ा हुआ। तो स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस का निर्णय एक अच्छा निर्णय है, इससे पार्टी उनकी मजबूत होगी। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भाजपा को भी अब इस बात पे विचार करना होगा, कितने लोग जो बाहर के आए हैं और कितने लोग उनके कार्यकर्ता हैं, उन दोनों के बीच में कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो वो जो संघर्ष के कारण कांग्रेस को कभी नुकसान हुआ, भविष्य में ऐसा ना हो कि भाजपा के भीतर उस संघर्ष के कारण उसको नुकसान हो, तो निश्चित रूप से पार्टी इससे खड़ी होगी। और एक सबसे बड़ी बात जो इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को, पैसा तो अपनी जगह है, कांग्रेस के पास किसी पैसे की कमी नहीं है। वो ठीक है कि मीडिया में खबरें आती हैं, वो अपनी जगह है, नेता दावा करते हैं, पैसे की कमी नहीं है कांग्रेस को। लेकिन इससे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़कर का काम करेगा, जिन लोगों ने इस विषम परिस्थिति में भी कांग्रेस को वोट दिया है, वो कहीं ना कहीं टूट नहीं पाएगा, वो इससे जुड़ा रहेगा। घर घर कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय होगा। इससे जो दूसरा लाभ होगा दिखेगा, जो कांग्रेस को दिखेगा, कितने लोग हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो 100-100 रुपया एकत्र करके फंड इकट्ठा करते हैं। तो इससे जो नेतृत्व है उनका, प्रदेश का नेतृत्व, उसको कार्यकर्ता की क्षमता का पता लगेगा। जैसे मान लीजिए एक जना है, वो केवल 5 लोगों से पैसा लेकर के आ पाया, एक जना 5,000 से पैसा लेकर के आ पाया। तो इससे नेतृत्व को कार्यकर्ता की क्षमता का आकलन करने में होगा। ये फार्मूला एक जमाने में जनसंघ का फार्मूला था, स्वाभाविक रूप से उसी तरह वो एकत्र करते थे। तो पिछले काफी दिनों से बातचीत जो कांग्रेस में चल रही है आरएसएस को लेकर के, संगठन की बात को लेकर के, तो मैं समझता हूं इससे उनका संगठन मजबूत होगा, वो खड़ा होगा और जो मेहनती कार्यकर्ता है वो ऊपर आएगा। जी चलिए ठीक है केदार जी, तो यही मंशा है इसके पीछे जो फंड जुटाने की कवायद कांग्रेस में हो रही है? देखिए, सवाल यही है कि संगठन को मजबूत करने के तमाम जोड़ने के तरीके हैं वो किए जाने हैं, गांव स्तर तक संगठन बढ़ाना है। अब देखिए आज की तारीख में हमारे साथ कितना दुविधा है। भारतीय जनता पार्टी में इनके नेता खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, धमकी देते हैं छोड़ने की, पर उनकी बातें नहीं होती। एक्चुअली बातें कांग्रेस की होती है, मतलब कांग्रेस के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगेंगे, उनके घर में कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? अमीर लोग है ना, वो गांव में कहावत है कि अमीरों के 100 गुना माफ है और गरीबों के 1 गुना भी 100 के बराबर है। तो वही बातें हो रही। खुलेआम मध्य प्रदेश में बगावत चल रही है। 2 खेमों को, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको तो ज्यादा मालूम है। एक तरफ शिवराज सिंह बिल्कुल अपनी तलवार में रोज धार लगा रहे हैं, इधर मोहन विजयवर्गीय की जो सरकार है वो अपने आप को ढाल करके डेली चल रही है। इनके यहाँ जबरदस्त खेमेबाजी चल रही है। संगठन आरएसएस के जो सुप्रीमो है वो तो अलग तरीके से ही अपना खुल के आजकल जो बोल रहे हैं वो भी, पर उन चीजों से हमारे यहाँ काफी अच्छी स्थितियां है। हम एकजुट है, बस गांव तक जाना है। जैसे शर्मा साहब ने बोला है, बहुत बड़ा अच्छा जनाधार है, हम सबको कनेक्ट करना है। हमारे जो कोर वोटर है उन पे हम जाना है। हमारा कोर वोटर वो है जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, जिनके आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जिन्हें वास्तविकता में सरकार की जरूरत है। सरकार का मतलब क्या होता है? वो एक शासक बना देना। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का आप मॉडल देख रहे हैं ना, अभी कोऑपरेटिव को सिंगल करने जा रहे हैं, नीचे से सब खत्म। ठीक है ये रणनीति अच्छी हो सकती है, इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन अभी भी यही तमाम तरह की बातें सामने आ रही है कि दिग्गजों को दरकिनार कर जीतू पटवारी अपनी नई टीम कैसे खड़ी कर पाएंगे और वो कैसा काम करेगी कांग्रेस के लिए? वो जीतू पटवारी जी ने कोई व्यक्ति भेजा है क्या वैन ऐसा ये संदेशा लेके? ये तो बीच की रास्ते हैं, भारतीय जनता पार्टी आप तक पहुंचा देती है खबरें। हमारे यहाँ से कोई आया है क्या ऐसा कहने की जीतू पटवारी जी ने उधर उनको हटा दिया है? सब लोग साथ हैं। ये एक्चुअली ये बेसिक फंडा है भाजपा का, इससे हम लोग दूर जा चुके हैं और अभी हमारे गांव में भी समझने लगे इस चीज को। कांग्रेस में सभी सीनियर नेतृत्व सभी एकजुट है। हमारी जो टेलर मेड टाइप की जो खबरें बनाती है भारतीय जनता पार्टी, वो उनकी खबरों को दबाने के लिए हमारी सब ठीक ठाक होने के बाद फिर इस तरह के परिणाम, सब ठीक ठाक होने के बाद फिर इस तरह के परिणाम क्यों सामने आए? ये कांग्रेस की ओर से तमाम तरह की बात है कि जीतू पटवारी नहीं संभाल नहीं पा रहे, कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो कांग्रेस बिखर गई। ये ऐसा नहीं है, कांग्रेस एकजुट रही है। इतना वोट परसेंट पिछली बार जो 8-8, 9-9 लाख से हारे थे, वहां अभी 1-1, 1.5 लाख से ही हारे हम लोग। तो वोट में वो कोई ये दौर अभी हमारा दौर है।
अभी विधानसभा में ही आप लोगों के सबके सर्वे थे कि हमारी सब एक तरफा सरकार बन रही है। मैं वहां जब कमलनाथ जी के यहाँ जाता था, देखता था, तो कोई ऐसा मीडिया ग्रुप नहीं था जो ये नहीं कहता था कि इनकी आपकी सरकार नहीं बन रही। सबके सर्वे हमारे पक्ष में थे। समय था, नहीं हो पाया। आने वाले समय में आप देखिएगा, कांग्रेस एक विश्वसनीय पार्टी है, लोगों के बीच में लोगों को विश्वास है, और अभी आने वाले समय में हम लोग अच्छा कमबैक करने जा रहे हैं और जनता के हितों में हम लोग काम करेंगे। हमारा ध्येय वो है और उसको हम लोग अचीव कर रहे हैं। ठीक है। फंड जुटाने का राजेंद्र जी एक फॉर्मूला जनसंघ का था एक समय पर, और उससे फायदा भी हुआ था पार्टी को। वही अब कांग्रेस अपना रही है, तो निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस को भी होगा। देखिए प्रतिशा जी, केदार जी जो बोल रहे हैं, जरूरत सब जगह रहती है। केदार जी जो बोल रहे थे कि निश्चित तौर पर नई जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम हुआ। आप देखिए लोकसभा में कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बड़ा है, गत लोकसभा से भी, विधानसभा में भी बड़ा है। तो ये बात जो है केदार जी की, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस जो है सबसे रसातल की स्थिति में, मध्य प्रदेश में इससे बुरी स्थिति में कांग्रेस कभी नहीं रही। दूसरी चीज, इस बात के लिए भी इत्तेफाक रखता हूं मैं, आदरणीय रमेश शर्मा जी ने जो कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या आम जनता जब उसके लिए काम करती है, जनसेवक के रूप में उसको देखती है, तो उसमें नेता चाहिए, नेतृत्व चाहिए, नियत चाहिए और नीति चाहिए। कांग्रेस के पास नीति का भी अभाव है, ये चाहे स्वीकार न करें, नीति का भी अभाव है, नेतृत्व का भी अभाव है, नियत का भी अभाव है। तो जब आम जन ये देखता है कि इस पार्टी में ना तो नेता है, ना नियत है, ना नीति है, तो फिर कोई क्यों इनके साथ खड़ा होगा। और कार्यकर्ता का भी, इनके खुद के कार्यकर्ता का मनोबल भी जो लगातार बिखराव हो रहा है, और जो विधायक या अन्य नेता, बड़े नेता जो साथ छोड़ के जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति, नेता, नेतृत्व, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक अट्रैक्शन रखे या किसी नेता के लिए, जनसेवक के लिए काम करने के लिए, चाहे वो पार्टी के नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता राजनीतिक दल में कार्य करता है, तो बीजेपी को भी काम करने की जरूरत है ना, कि इतने तमाम लोग दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए, तो अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं में और उनमें समन्वय बना के चलना होगा, नहीं तो आगे परिस्थितियां अलग हो सकती है। देखिए, ये इनको पहले भी अंदेशा था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में सरकार गिरी, इन्होंने कहा ये सरकार नहीं चलेगी, वो सरकार भी चली। फिर इनको लगा कि इसके कारण बड़ा कलेश होगा और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बूस्टअप करेगी। उल्टा हुआ, पिछले बार के चुनाव से और ज्यादा सीटें बहुत कम हो गई, 50 के आसपास सीटें कम हो गई। तो ये कांग्रेस के लोगों को सिर्फ ख्याली पुलाव है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता या कार्यकर्ता समाहित होता है, सम्मिलित होता है, तो वो उसकी रीति नीति के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता रखता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जहां चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, विधायक हो, सांसद हो, जो भी उस पार्टी में सदस्य के रूप में आया है, वो स्वयं को एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार रहता है। और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता नेता के साथ काम करता है, और बड़े से बड़ा नेता भी एक कार्यकर्ता पहले है, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा राजनीतिक संगठन तैयार हुआ है। केदार जी जवाब दे दीजिए। अजय बिश्नोई जी को सुन लिया करिए, इनके भारतीय जनता पार्टी के नागर सिंह चौहान जी को सुन लीजिए, गोपाल भार्गव जी को सुन लीजिए, जरा उनकी पीड़ाएं, उनकी बातों को जरा समझ लीजिए तो ठीक लगेगा। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हमारे यहाँ से बड़े बुजुर्ग हैं, सुरेश पचौरी जी, बाल वाल सफेद हो गए थे इधर, दोनों तरफ दोस्ती यारी करते करते, अभी उनको कुछ बना बुनू दीजिए, अंतिम दौर है उनका, ठीक लगेगा, हमको भी सम्मान लगेगा कि आपने इतने बड़े जो कह रहे हैं कि बड़े नेता है, तमाम है, तो उनको उनका मान सम्मान रख लो। भी नए नए गए, उनको सबको मंत्री बना दिया और उनको अभी तक कुछ बनाया नहीं है, तो बड़ी पसोपेश चल रहा है इनके बीच में। और अब उनको बनाने के बाद कौन कौन नाराज होगा इनके इधर, वो भी देखना होगा। इनकी आपकी नाराजगियां जग जाहिर हो चुकी है। आपके लोग किस तरीके से अनुशासन के नाम का जो डंडा था वो भी चलना बंद हो गया। नागर सिंह चौहान ने दिखाई दिया, वो तो शिवराज सिंह चौहान भी धीरे धीरे रो ही रहे थे, थोड़ा बहुत। आपके यहाँ किस इलाके में आज की तकलीफ नहीं है? आपके यहाँ सारे हमारे यहाँ के लोग चले गए। आज देख लीजिए, मंत्रालय में 25% जो मंत्री हैं वो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। अब और कितना ये लोग लेंगे?
और 4-6 को ले लीजिएगा साहब, अच्छा, बधाई हमारी तरफ से आपको। चलिए ठीक है ताकि रमेश आपके जी। यहाँ भी ठीक ठाक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब वही दिग्गजों को दरकिनार करने के बाद लंबे समय से कांग्रेस में चली आ रही है और अब फिर जब हर मोर्चे पर काम कर रही है नई रणनीतियों के साथ कांग्रेस रिकंस्ट्रक्शन करने में, तो सवाल ये भी है जीतू पटवारी की नई टीम कैसी होगी, कांग्रेस का ढांचा कैसा होगा और क्या बदलाव कांग्रेस में आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, कांग्रेस की टीम होगी। रमेश जी से सवाल मेरा। निश्चित रूप से जीतू पटवारी अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और वो एक नई टीम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी टीम कैसी खड़ी होगी, अच्छी खड़ी होगी, बुरी खड़ी होगी, भविष्य में कांग्रेस का क्या स्वरूप होगा, ये भविष्य को बताएगा। लेकिन फिर भी जितने काम हो सकते हैं, जैसे यही जो निर्णय है 100 रुपये वाला निर्णय, 100 रुपये वाला निर्णय निश्चित रूप से संगठन का आधार मजबूत करेगा और कार्यकर्ता निकल करके आएंगे। मुझे जो लग रहा है कि नई जो टीम होगी उस टीम में नए चेहरों की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है। यद्यपि कुछ लोग होंगे और कुछ पुराने लोगों के पसंद के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रतिशत उतना नहीं होगा जितना कांग्रेस में अब तक होता रहा है। मुझे लग रहा है कि जीतू पटवारी कुछ नई टीम को, चूंकि जीतू पटवारी को अगर हम इंदौर की राजनीति में भी देखें तो वो थोड़ा सा सक्रियता के साथ काम करने के स्वभाव रखते हैं, तो इस नाते चेहरे कुछ नए होंगे और टीम अच्छी होगी। और मुझे जो लग रहा है, अब सत्य क्या है वो तो भविष्य पता लगेगा, ये जो 100 रुपये कलेक्शन वाला है इसमें मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की क्षमता देख करके वो उसमें से पद दे सकते हैं। केवल जो दिखावटी सजावटी पद होते हैं हाईकमांड की रिकमेंडेशन का या वरिष्ठ नेताओं के सिफारिश वाला, वो मुझे इस बार अब कांग्रेस में 30 से 40% से ज्यादा नहीं दिख रहे। कम से कम 30 तो होंगे ही, क्योंकि अब कांग्रेस की कार्यशैली वैसी रही है, परिवार की रही है। कहीं ना कहीं गणेश परिक्रमा वाले लोग कांग्रेस में ज्यादा प्रगति करते हैं, और तो कुल मिलाकर के वो कम से कम 30 अधिकतम 40 रहेंगे, बाकी 60% लोग नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। इस बात की संभावना मुझे दिख रही है। हार के बाद कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का ये अच्छा फॉर्मूला है कांग्रेस का। निश्चित रूप से कार्यकर्ता को बूस्टअप करने का, उसको सक्रिय करने का और उसकी क्षमता को समझने का, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया केदार जी आपसे, चर्चा को समाप्त करूंगी। देखिए, हम लोगों को जरूरी है, सही कह रहे हैं शर्मा साहब, सही कह रहे हैं, बड़ा अनुभव है, उन्होंने सब देखे हैं, सब कई संगठन देखे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को लंबा समय से देखते हैं, यहाँ के लोगों की तासीर को जानते हैं। तो स्वाभाविक है हम लोगों को सब सेक्टर से काम करना पड़ेगा। और यह भी सत्य है कि हमारे में कई जगह लूप होल हैं जिन्हें हमें बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, और वो सब चीजें करेंगे तो हम स्वाभाविक अच्छे से मजबूती के साथ में हम लोग अपना संगठन खड़ा कर लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रिकंस्ट्रक्शन करने की राह पर कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है, तमाम बैठकों में नई रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि जीतू पटवारी की नई टीम कैसी होगी और कांग्रेस का नया ढांचा। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।